नमस्कार बच्चों, आज हम चैप्टर 1 का टॉपिक एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल एवं बलाघूर्ण को डिस्कस करेंगे। बच्चों देखिए, सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र के बारे में जानते हैं। जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान और दिशा हर बिंदु पर इक्वल हो, एक जैसी हो, तो उसे हम एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं, जिनके बीच का गैप भी इक्वल ही होना चाहिए। इस तरह से हम समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं, इनके बीच का गैप भी इक्वल रखते हैं। ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया और इसका मैग्नीट्यूड हम E मान लेते हैं। इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर भी कोई सा भी पॉइंट आप ले लीजिए, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E ही होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है, द्विध्रुव रखा हुआ है। हम जानते हैं द्विध्रुव क्या होता है। इसमें दो आवेश होते हैं, दोनों का परिमाण बराबर होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, और इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, उसे हम द्विध्रुव कहते हैं। एक द्विध्रुव आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और हम ये मान लेते हैं कि वो थीटा एंगल बनाता है। ये आपका डाइपोल, एक चार्ज पॉजिटिव Q और एक चार्ज नेगेटिव Q, और इनके बीच का डिस्टेंस D। इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और उसकी डायरेक्शन -q से +q की तरफ होती है। दिस इज P वेक्टर, द्विध्रुव आघूर्ण। P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, तो हमने एक द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में इस तरह से रखा कि उसका द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है। जब आपने एक द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रख दिया तो हम जानते हैं कि जब कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में होता है तो उसके ऊपर बल लगता है, और पॉजिटिव चार्ज पर बल की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। इसका मतलब +q पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन E वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, और इस फोर्स को हम F1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह -q को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, लेकिन -q पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसलिए ये आपका फोर्स F2 हो गया जो -q पर लगेगा, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाना है। तो इस तरह से डाइपोल पर दो फोर्स लगेंगे, +q के कारण F1, -q के कारण F2। F1 की डायरेक्शन E की डायरेक्शन में होगी, F2 की डायरेक्शन E के ऑपोजिट होगी। अब F1 की वैल्यू क्या होगी? F1 इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। F2 की वैल्यू F2 इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो +q पर फोर्स लगेगा QE, और -q पर जो फोर्स लगेगा -QE। माइनस ये दर्शाता है कि F2 और E की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स F इक्वल टू F1 प्लस F2, QE वेक्टर माइनस QE वेक्टर इक्वल टू 0। तो इसका अभिप्राय यह है कि जब एक डाइपोल को आपने
एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा तो डाइपोल पर नेट फोर्स 0 आएगा। इसका मतलब आपने डाइपोल को जिस पोजीशन में रखा था वह उसी पोजीशन में रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना बल के त्वरण उत्पन्न नहीं हो सकता, मतलब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकता है। यदि आपने डाइपोल को स्थिर रखा है तो वो स्थिर अवस्था में ही बना रहेगा, और यदि आपने उसको गति कराई थी तो वो उसी वेग से उसी दिशा में गति करता रहेगा। कुल मिलाकर रिजल्ट आप ये कह सकते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल हमेशा 0 होगा। अब बल के बाद नेक्स्ट पॉइंट है बलागुण। आप जानते हैं कि बलागुण का यूज हम घूर्णन गति में करते हैं। जैसे बल आपको रेखीय त्वरण प्रदान करता है, रेखीय गति कराता है, उसी प्रकार बलागुण आपको कोणीय त्वरण प्रदान करता है, वस्तु को रोटेट करने में मदद करता है। ठीक है। बलागुण के लगने का कारण यह है कि जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक फोर्स लगे लेकिन उनकी जो एक्शन लाइन है, क्रिया रेखा है, वो संरेखीय ना हो तो वस्तु पर बलागुण लगता है और वो उसको रोटेट करके कोशिश करता है कि जितने भी बल हैं वो उनकी क्रिया रेखा संरेखीय हो जाए। आप इस डायग्राम में देखिए, ये F1 है और ये F1 की क्रिया रेखा है, ये F2 है और ये F2 की क्रिया रेखा है। तो आप पाएंगे कि F1 और F2 दोनों की क्रिया रेखा संरेखीय नहीं है, दोनों की लाइनें अलग अलग जा रही है। इसलिए आप यहां पर क्लियरली कह सकते हैं कि द्विध्रुव पर बलागुण लगेगा और ये बलागुण द्विध्रुव को घूर्णन गति कराएगा, और तब तक घूर्णन गति कराएगा जब तक कि द्विध्रुव पर जो क्रिया रेखा है संरेखीय हो जाए, अर्थात द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर आ जाए। ठीक है। तो बलागुण लगने का कारण आपने देखा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बलागुण इक्वल टू बल इंटू बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। बलागुण को हम टो से रिप्रेजेंट करेंगे। बल यहां पर आप नोटिस कीजिए, यदि मैग्नीट्यूड की बात करें तो F1 का मैग्नीट्यूड QE है, F2 का भी मैग्नीट्यूड QE है, तो आपका बल का मैग्नीट्यूड लिखना है। क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र है इसलिए दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और वो हो जाएगा QE। बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी, ये आपके F1 की क्रिया रेखा है, ये F2 की क्रिया रेखा है। तो आप एक क्रिया रेखा से दूसरी क्रिया रेखा पर लंब डालेंगे, इसको नाम दे देते हैं C। तो ये जो AC है ये बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी हो जाएगी AC। अब इस AC की वैल्यू निकालनी है तो आप इस ट्रायंगल ABC में जाएंगे और साइन थीटा यूज करेंगे। ट्रायंगल ABC में साइन थीटा इक्वल टू लंब AC बटे कर्ण, कर्ण हो गया D। तो वैल्यू ऑफ AC D साइन थीटा, ये वैल्यू आप इक्वेशन 3 में पुट कीजिए। टो इक्वल टू QE D साइन थीटा। लेकिन हम जानते हैं स्मॉल p द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। आवेश q है और दूरी इनकी d है, तो QD को हम P लिख सकते हैं। तो इस Q और इस D को मिलाकर हम P लिखेंगे। तो टो इक्वल टू PE साइन थीटा, ये आपका बलागुण का फॉर्मूला है। फॉर्मूले से क्लियर है कि द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण उसके द्विध्रुव आघूर्ण
और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ थीटा पर निर्भर करता है। थीटा की वैल्यू चेंज होने पर बलागुण की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, साथ ही हम जानते हैं कि साइन थीटा सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट को व्यक्त करता है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं टो वेक्टर इक्वल टू पी क्रॉस ई वेक्टर। ये आपके बलागुण का फॉर्मूला है सदिश रूप में कि बलागुण का मान द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के सदिश गुणनफल के बराबर होता है और उसकी दिशा P और E के तल के लंबवत होती है। ठीक है, अब जैसा मैंने बताया था कि टो थीटा पर निर्भर करता है, तो यहां पर थीटा की केस देखते हैं। हम फर्स्ट केस लेते हैं थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब आपका जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड में समांतर रखा हुआ है। ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और आपका डाइपोल इस तरह से रखा है -q + q। तो P की डायरेक्शन -q से +q की तरफ, तो इस केस में दोनों की डायरेक्शन सेम है और हम जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए टो इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस स्थिति में बलागुण नहीं लगेगा और आपका द्विध्रुव बलागुण घूर्णन गति नहीं करेगा। इसका रीजन यही है कि इस समय +q पर जो बल लगेगा और -q पर जो बल लगेगा उनकी क्रिया रेखा सररेखीय है। केस नंबर सेकंड, थीटा इक्वल टू 180। इस केस में ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एंड डाइपोल को ऑपोजिट रखा गया है -q + q और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन -q से +q की तरफ होगी। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इस केस में साइन 180 ऑल्सो 0, तो टो अगेन 0। तो इसका मतलब थीटा 0 हो या 180 हो, दोनों केस में बलागुण 0 होगा। ठीक है, लेकिन थीटा इक्वल टू 0 को हम स्थायी साम्यावस्था कहते हैं और थीटा 180 को हम अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। इसका रीजन है कि जब थीटा इक्वल टू 0 पर आप डाइपोल को थोड़ा सा मूवमेंट देंगे तो उस समय हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक प्रत्यानयन बलागुण लगाएगा जो इसको आप प्रारंभिक अवस्था में लेकर आएगा। लेकिन जब थीटा इक्वल टू 180 है उसमें यदि आप डाइपोल को मूवमेंट देंगे तो उस केस में आपका विद्युत क्षेत्र इस पर प्रत्यानयन बलागुण नहीं लगाएगा और डाइपोल को एक नई अवस्था में ले जाएगा। इसलिए थीटा इक्वल टू 0 पर स्थायी साम्यावस्था और 180 पर अस्थायी साम्यावस्था होती है। थर्ड, थीटा इक्वल टू 90, साइन 90 1, टो इक्वल टू पी ही। और हम जानते हैं साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और ये मैक्सिमम होती है, इसलिए इस समय बलागुण का मान मैक्सिमम होगा। किसी भी डाइपोल पर मैक्सिमम बलागुण तभी लगता है जब उसे आप विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हैं। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में बल का मान 0 होगा, बलागुण Pe साइन थीटा होगा और उस बलागुण की वैल्यू थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होगी। थीटा की वैल्यू यदि 0 और 180 है तो उस समय बलागुण नहीं लगेगा, 90 की स्थिति में बलागुण मैक्सिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।